हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके, ठीक है ना। और इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं स्टील डिज़ाइन, जो कि हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। जिसमें हम पिछले लेक्चर के बाद जो अगले टॉपिक आने वाले थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे ये टॉपिक हैं ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना, जिसमें हमें रिबिट में जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसको पढ़ेंगे और उसका अधिकतम अनुमेय प्रतिबल कितना होगा ये। और फिर अगला जो है विफलता, रिबिट की विफलता क्या है कि मतलब जो रिबिट है हमारा वो विफल क्यों हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसकी सामर्थ्य क्या रखें ताकि रिबिट विफल ना हो, ठीक है ना। तो ये इन सब बातों पर हम सब चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बात आता है कि रिबिट में प्रतिबल, ठीक है ना। मतलब क्या है कि रिबिट जो है उसमें प्रतिबल किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो जो बात होती है प्रतिबल की, क्या होता है कि जब कोई प्लेट है उस पर आप बल लगा रहे हो, ठीक है ना। कोई प्लेट है उस पर आप बल लगा रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, खींच रहे, टेंशन में ला रहे हो उसको, ठीक है, तरंग में ला रहे हो। तो क्या करती है वह एक समय तक टेंशन, ठीक है, जो तनाव आप बल लगा रहे हैं उसका विरोध करती है, ठीक है ना। मतलब विरोध करने का मतलब क्या है, उस प्लेट की कोई सामर्थ्य होगी जिस सीमा तक प्लेट टेंशन के बल को नियंत्रित करे रखेगा, अर्थात विफल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, यदि आप लीजिए यदि कोई प्लेट है, ठीक है ना, कोई आपकी प्लेट है, ठीक, तो इस पर आप क्या लगा रहे हैं, टेंशन वाला फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको खींच रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो इस प्लेट की कुछ सामर्थ्य होगी जब तक यह इस प्लेट को टूटने से रोकेगा, ठीक। इस प्लेट को जब तक टूटने वाली सीमा तक रोकेगा, यह इसकी क्या होती है, सीमांत अवस्था होती है, ठीक है ना। मतलब सीमांत सीमा होगी इसकी जब तक यह रोकेगा टूटने से, ठीक है ना। जैसे ही यह टूट गई, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, वही उसकी तनन सामर्थ्य, मतलब जिस बिंदु पे प्लेट हमारी टूट जाती है वह उस प्लेट की तनन सामर्थ्य होती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये हमारा तनन प्रतिबल है ये है, ठीक है, वह बल, ठीक है ना, या कह सकते हैं किसी बल के कारण, ठीक है, कोई प्लेट है जिस पे आप बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस बल के कारण, ठीक है ना, जो प्लेट में खिंचाव हो रहा है वह तो प्लेट का प्रसार होगा, लेकिन उस प्रसार को प्लेट के प्रसार को जो चीज रोक रही है उसे कहते हैं हम प्रतिबल, ठीक है ना। प्लेट के प्रसार को जो चीज रोक रही है उसे कहते हैं प्रतिबल, ठीक है। इस पे आपने फोर्स लगाया टेंसाइल, ठीक है ना, लेकिन इस प्लेट में कुछ कण ऐसे होंगे या कह सकते हैं कि मतलब एक निश्चित सीमा तक या तो फैलेगी, ठीक। अब क्या करेगी, जिसके बाद यह फैलना बंद हो जाएगी, ठीक। तो अब क्या, जब ये फैलना बंद होगी मतलब क्या कह रही है कि ये टेंशन का विरोध करेगी, ठीक। तो वह जो बल होगा वह आपका प्रतिबल होगा टेंसाइल का, ठीक है। मतलब कि इससे अधिक इसमें अब प्रसार नहीं होने दे रहे हैं, ठीक। इसका क्या है, अगला जो आपका आता है वह आपका अपरूपण प्रतिबल है। अपरूपण प्रतिबल मतलब क्या है कि आपकी कोई प्लेट है, ठीक है, उस पर आपने रिबिट लगा रखी है, ठीक। कोई प्लेट है और उस पर आपने रिबिट लगा रखी है, ठीक है। तो अब जब आप इसको खींचेंगे, ठीक है ना, तो प्लेट क्या है कि जो मान लीजिए, ठीक है ना, ये आपकी दो प्लेट है, ठीक। एक ये नीली वाली प्लेट है, एक काली वाली प्लेट है। आपने इसको क्या किया है, रिबिट से जाम कर रखा, ठीक है। अब आप इनको खींचेंगे, ठीक है ना, तो ये रिबिट क्या है, यहाँ से कटने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यह जो है, जो आप बल लगा के इन दोनों को खींच रहे हैं, ठीक है ना, तो रिबिट इसका प्रतिरोध करेगी ताकि यह टूटे ना, कटे ना, ठीक है। तो यह जो प्रतिबल होता है इसे कहते हैं शियर प्रतिबल, ठीक। फिर अगला जो है आपका धारण प्रतिबल है, ठीक। तो ये जो धारण प्रतिबल है इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने ये दो प्लेटें हैं, ठीक। आपने इसको रिबिट लगा के जाम किया है, ठीक है। तो इस पर क्या करते हैं, आप लोड लगाते, ठीक। तो इस पर जब आप लोड लगाएंगे तो एक निश्चित सीमा तक यह जो इस पर रिबिट लगी है इसको सहन करेगी, फिर इसके बाद यह विफल कर जाएगी, मतलब कि चपटी हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक। तो वह जो प्रतिबल होगा जिस प्रतिबल तक
यह रिविट इसको टूटने से रोक रही है, वह सीमा जब तक रिविट इस प्लेट के जुड़ाव को रोक रही है, वह जो बल का विरोध करे वह आपका धारण प्रतिबल कहलाता है। ठीक है। फिर अगली जो बात आती है कि रिविट ये अधिकतम अनुगेय प्रतिबल। ठीक है। तो क्या होता है, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपके रिविट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें बल लगा के आप क्या करते हैं, प्लेट को जाम करते हैं रिविट की सहायता से। ठीक है। तो उसमें आप एक करते हैं कि हस्त हाथों की सहायता से रिविट को जाम करते हैं, वह क्या है कि सामर्थ्य में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ठीक है। तो इसलिए हम उसको यहाँ पे उतनी ज़्यादा अधिकता या कह सकते हैं कि मात्रा या प्रायोरिटी नहीं देते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। क्योंकि उसकी सामर्थ्य क्या है। अब जो अगला जो आपका आता है, एक थी कार्यशाला स्थल विधि हस्तचलित ये शॉप रिविट। मतलब क्या है कि इसमें आप हाथों की सहायता से रिविट को जाम कर रहे हैं, कहाँ पे, शॉप में। ठीक है ना। तो क्या होता है, यह इसकी जो अक्षीय टेंसाइल फोर्स, मतलब क्या है, आपने ये दो प्लेटें थी। ठीक है। आपने इसको जोड़ दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इन दो प्लेटों को खींचेंगे। ठीक है। तो जब आप इन दोनों प्लेटों को खींचेंगे तो इसका अक्ष इस तरफ काम करेगा और इसका अक्ष इस तरफ काम करेगा, खींचेंगे। ठीक है ना। तो क्या कहता है, इसकी जो अधिकतम अक्षीय तनन प्रतिबल होगा वह कितना होगा, 100 होगा। ये 100 क्या है आपका, ये होगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है ना। आपके सभी न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में होंगे। ठीक है ना। और जो अपरूपण है वह अपरूपण में 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, धारण में आपकी 300 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और फिर आती है हस्तचालित रिविट। ठीक है ना। इसकी जो अक्षीय तनन सामर्थ्य होती है वह 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और जो आपका ये है अगला अपरूपण में, इसकी जो अनुगेय प्रतिबल होती है, ठीक है ना, वह होती है 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और जो धारण प्लेट है, मतलब कि धारण में उसकी जो सामर्थ्य ये अनुगेय प्रतिबल होगी वह कितनी होगी, 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है ना। तो यह इनकी क्या है, रिविटों की ये अनुगेय प्रतिबल होगी। ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं, यह है एक सीमा है। ठीक है। मतलब ये एक वैल्यू मान ली गई है जहाँ तक रिविट आपकी सामर्थ्य को कायम रखती है, बचा के रखती है। ठीक है। फिर आती है रिविट जोड़ों की विफलता। इसमें रिविट जोड़ों की विफलता में क्या है कि आपने ये आपकी दो प्लेटें थी। ठीक है। आपने इसको रिविट लगा के जाम किया। ठीक। अब क्या करेगा कि आप इसको फोर्स लगा के दोनों तरफ से खींच रहे हैं। ठीक है। तो एक निश्चित सीमा तक ही तो यह इसको रोक पाएगी रिविट, ताकि इन दो प्लेटों को अलग ना होने दे। ठीक है। जैसे ही रिविट इन दोनों प्लेटों को अलग होते नहीं रोक पाएगी, अर्थात क्या है कि रिविट जो है वह अपनी सामर्थ्य खो चुकी है, फेल कर गई है। ठीक है ना। वह होती है रिविट की विफलता। ठीक। मतलब आपने प्लेटों पे बल लगाया। ठीक। मान लीजिए आपकी दो प्लेटें थी, आपने इस पर बल लगाया, एक बल आपने इस तरफ लगाया, दूसरा बल आपने इस तरफ लगाया। ठीक है। और क्या करिए, रिविट जो आपकी यहाँ लगी है यह किसी कारण से नष्ट हो गई है, खत्म हो चुकी है, टूट गई। ठीक है। तो वही उस रिविट की क्या होती है, सामर्थ्य होती है। ठीक है। आपने उस रिविट की सामर्थ्य ज़्यादा बल लगा दिया तो रिविट फेल कर जाएगी। ठीक है। तो जो होती है टेंशन विफलता जो होती है रिविट की, वो होती है P - D × T × Ft। ठीक है ना। तो ये जो होती है यह अक्षीय तनन सामर्थ्य, यही होती है आपकी Ft। अपरूपण सामर्थ्य आपकी होती है Fs। ठीक है। और जो धारण सामर्थ्य होती है ये आपकी Fb। क्या है ये क्या है, अक्षीय तनन अनुगेय प्रतिबल। ये अपरूपण में अनुगेय प्रतिबल, और एक क्या है, धारण में या ये बियरिंग में अपरूपण प्रतिबल। ठीक है। और जो इसी तरीके से जो आपका अगला है वो क्या है, अपरूपण विफलता। ठीक है। मतलब क्या है, अपरूपण विफलता में क्या है कि रिविट कट जाती है। ठीक है। मतलब रिविट यहाँ से कट जाएगी। ठीक है। आपने इसको यहाँ से बल लगा के खींचा, यहाँ से बल लगा के खींचा, तो ठीक है। तो क्या कर जाती है, रिविट यहाँ से कट जाती है। तो इसके द्वारा जो फेलियर होता है, जो विफलता आती है, वह आपकी
अपरूपण विफलता आती है। इसका जो फॉर्मूला होता है अपरूपण विफलता निकालने का वो होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ठीक है ना। यह इसकी होती है अपरूपण विफलता निकालने की फॉर्मूला। सामर्थ्य निकालने का फॉर्मूला ये होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ये एफ एस इंटू एन। एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेट, प्लेट की संख्या होती है। अभी इसको हम सब एक न्यूमेरिकल के माध्यम से एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनका रोल क्या है, ठीक है। फिर जो आपका अगला टॉपिक आता है इस यूनिट की जोड़ के विफलता का, अगला जो नंबर आता है वो क्या है, धारण विफलता, ठीक है। मतलब क्या है कि ये तो आपकी प्लेटें थी, ठीक है, और आपने यहाँ बीच में क्या कर लिया है, एक लिमिट लगा के जोड़ रखा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस पे इतना ज़्यादा लोड आ रहा है, इतना ज़्यादा भार आ रहा है कि ये एकदम चपटी हो गई, खत्म हो गई, भंगुर हो गई, नष्ट हो गई। तो यह जो विफलता होती है यह आपकी धारण विफलता होती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपकी जो आपने रिमिट लगाई, ठीक है, उसका सकल व्यास, ठीक है, सकल व्यास और साधारण व्यास, वही मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कहता है सकल व्यास इंटू प्लेट की मोटाई इंटू बियरिंग, मतलब कि अनुगेय सामर्थ्य किसका, धारण प्रतिबल का, ठीक है, धारण प्रतिबल का अनुगेय सामर्थ्य, ठीक है। तो ये होती है आपकी, ये पी नहीं होती है, ये आपकी होती है डी, ठीक है, डी नहीं इसको कह सकते, हाँ डी इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है। यह आपकी होती है धारण विफलता का फॉर्मूला, ठीक। और जो इसकी सामर्थ्य होती है वो होती है डी इंटू टी इंटू एफ बी इंटू एन। एन क्या आप समझ लीजिए, आप जो आपका एन है ये क्या है, प्लेटों की संख्या, ठीक है, क्या है ये, प्लेटों की संख्या। एन क्या है, प्लेटों की संख्या, ठीक है ना। तो ये कुछ टॉपिक थे, ठीक है ना। और इनको अगर बात देख लीजिए, जो ये हमारी होती है क्या, जो डी होती है यह आपकी सकल व्यास होती है, ठीक। जो आपकी डी होती है वह आपकी सकल व्यास, ठीक है। सकल व्यास में क्या करते हैं, यानी जो आपकी रिमिट है, ठीक है ना, जो आपकी रिमिट है, यदि वह रिमिट का जो डाया है यदि वह 25 mm तक 25 mm तक है तो इसमें क्या करते हैं आप 1.5 mm ऐड कर देंगे, ठीक है। 1.5 ऐड करने के बाद इसका जो आएगा क्या आएगा, आपका सकल व्यास आएगा, ठीक है ना, सकल व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सकल व्यास हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 26.5 mm, ठीक है ना। यह हो जाएगी सकल व्यास। यह कब है, जब रिमिट की डाया जो हो वह कितनी हो, आपकी 25 mm तक हो। यदि 25 है तो भी आप 1.5 ही रखेंगे, यदि 25 से कम है तो भी आप 1.5 ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। अगला जो बात आती है वह क्या है आपकी, इसको मिटा देता हूँ मैं। यदि आपकी जो डाया है, ठीक है ना, यदि जो आपकी डाया हुआ क्या है 25 mm, ठीक है ना, से ज़्यादा होती है, कुछ भी ज़्यादा हो सकती है, 25 mm प्लस एक्स कुछ भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें हम जो डाया लेंगे ये सकल व्यास ये होती है आपकी 25 mm प्लस एक्स, ये तो एक्स हुआ है जो बढ़ोतरी हो रही है इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं 2 mm अलग से ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। यही मैंने बातें ऊपर लिख रखी हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई कुछ आपकी उसके बारे में, रिमिट के बारे में, ठीक है ना। क्या, यदि 25 mm तक डाया है रिमिट का, यह जो होती है यह आपकी जो होती है यह आपकी होती है साधारण, या तो कह सकते हैं आप सामान्य व्यास, ठीक है ना। यह आपकी सामान्य व्यास होती है, ठीक है ना। जो डाया होता है सवाल में दिया जाएगा वह आपका सामान्य व्यास दिया जाएगा। यदि आपका सामान्य व्यास नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति में बोल देगा सवाल कि यह सकल डायामीटर है। अगर सकल डायामीटर बोल देता है तो उसमें क्या करेंगे आप 1.5 या 2 mm इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब जो बात आती है जो कि आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह कुछ ये बात है, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपने रिमिट लगाया उसका सकल व्यास क्या है, सकल व्यास आप इस सहायता से निकाल लेंगे, ठीक है। पिच क्या है, पिच होती है जो आपकी प्लेटें हैं, ठीक है ना, ये आपकी प्लेट है, ठीक है ना, और आपने यहाँ पे रिमिट लगा रखा है, ठीक है ना।
ये जो आपकी प्लेट इसमें हमने रिबीट लगा दी। पिच जो होती है इन दोनों बीच की जो सेंटर टू सेंटर दूरी होती है यह आपकी पिच होती है। दो रिबीट के बीच की सेंटर टू सेंटर जो दूरी होती है उसे कहते हैं रिबीट का पिच। ठीक है। फिर अगली जो बात आती है टी है। टी क्या है? यह जो होती है आपकी मुख्य प्लेट की मोटाई। मुख्य प्लेट क्या है? ये जो आपकी दोनों प्लेटें थी ना, ये जो दोनों प्लेटें यही आपकी दोनों मुख्य प्लेटें हैं। ठीक है, यही आपकी मुख्य प्लेटें हैं। ठीक है। हो सकता है कोई जो प्लेट है उसकी डाया एक्स हो और दूसरी प्लेट की डाया हो सकता हो वाई हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लेट की डाया जो है वह एक्स हो। ठीक है ना। तो ये आपकी होती है मुख्य प्लेट। ठीक है। और जो ये आपका है T1 इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं T1। ठीक है। टी तो ये तो आपकी होगी मुख्य प्लेट की। T1 जो है आपका ये क्या है? बट जोड़ में प्लेट, प्रत्येक कवर प्लेट की मोटाई। ठीक है ना। मतलब बट जोड़ में क्या कहते हैं? आपने आपकी रिबीट ये दो प्लेटें कुछ इस तरीके से होती है। ठीक ना, जो आमने सामने रखी होती हैं। तो इस पे क्या करते हैं? हम एक प्लेट रखते हैं फिर उसमें रिबीट लगाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप इसमें एक ऐसी प्लेट रखते हैं ऊपर से। ठीक है ना। अब एक रिबीट यहाँ लगाएंगे, एक रिबीट यहाँ लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो होता है ये जो कवर होती है ना, ये जो कवर आपने रखा है ये कवर, ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है वह आपकी होती है यही T1। समझ गए ना। T1 क्या है आपकी? ये आपकी कवर प्लेट की मोटाई हो गई, यह मुख्य प्लेट की मोटाई हो गई। एफ टी आपकी ये होती है, उसमें FT, FS और FB यह आपको सवाल में दे के रखेगा। आप इसके बारे में परेशान मत होना। ठीक है। FT जो है वह तनन प्रतिबल है, FS जो है वह अपरूपण प्रतिबल है, और जो FB है वह आपका ये बियरिंग प्रतिबल है, धारण प्रतिबल है। ठीक है ना। तो यह सब ये बेसिक बातें थी जो आपको जानी थी। अब जो यहाँ से शुरू होता है वह आपका कुछ न्यूमेरिकल वाले टॉपिक शुरू होते हैं, और इसमें एक न्यूमेरिकल में अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, जिसकी सहायता से आप इन फॉर्मूलों को और इन सभी के बारे में विस्तार से समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इनको साफ करके एक सवाल लिख लेता हूँ। ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ, मैं रहने देता हूँ। ठीक है ना, बाकी सब हटा देता हूँ। ठीक, तो ये आपका है, ये सारणी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप सवाल में दिया रहेगा तो आप निकालेंगे बड़ी आसानी। ठीक है। सारणी आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आपको सवाल में दे देगा सारणी। ठीक है ना। तो आप सब बताएंगे आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है ना, कमेंट में बताएंगे और बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप यह भी बताएंगे जो टॉपिक छूट रहा है यहाँ पे आप उसको बताएंगे, उस पर बातें अलग से की जाएंगी। मैं उनको एक अलग से नए लेक्चर में लेके आऊँगा आप सभी के सामने। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं कि सवाल लिख लेता हूँ। ठीक है। सवाल, एक सवाल है आप सभी के सामने ये। ठीक है ना, इसका क्या है, बोल रहा है कि 10 mm, ठीक है ना, 10 mm मोटी, 10 mm मोटी दो प्लेटों को, 10 mm मोटी दो प्लेटों, ठीक है ना, दो प्लेटों को क्या करता है, 18 mm व्यास के रिबिट से, दो प्लेटों को 18 mm व्यास, ठीक है ना, 18 mm व्यास के रिबिटों से, रिबिटों से एकल रिबिट लैब जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है ना, एकल रिबिट लैब द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है ना, जोड़ा जाता है। ठीक है। क्या कह रहा है, एकल रिवेट लैब द्वारा जोड़ा जाता है यदि पिच 55 mm हो तो, यदि कह रहा है यदि पिच क्या है, पिच 55, पिच क्या है आपकी 55 mm हो तो प्लेटों की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक ना, प्लेटों की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, प्लेटों की सामर्थ्य ज्ञात
kGa। तो इस तरीके से कुछ आपका सवाल आएगा, ठीक है ना। और जिसमें आपको दे रखा होगा, क्या क्या दे रखा होगा कि जो आपका ये क्या है, आप सबसे पहले तो Ft है, यहाँ दे रखा होगा, Fs है, ये दे देगा, और आपका Fv इन दोनों को दे देगा। तो इस सवाल में कितना दिया है, Ft बराबर 150 न्यूटन प्रति mm², ठीक है ना। और ये आपका दे देगा 100 नहीं यहाँ पे दिया है, 90 दिया है, ठीक है ना, 90 न्यूटन प्रति mm², ठीक है ना, 90 न्यूटन प्रति mm², ठीक है। और ये जो आपका दे देगा 270 न्यूटन प्रति mm², ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ आपका सवाल देगा, ठीक है ना। अब इस एक ही सवाल की सहायता से हम पूरे टॉपिक को समझ लेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो सवाल में क्या दिया है 10 mm मोटी 2 प्लेट, ठीक है ना, 10 mm मोटी 2 प्लेट हैं, ठीक है ना, को 18 mm व्यास के रिबिट से एकल रिबिट लैप मतलब समझते हैं ना, मतलब क्या है, जो प्लेटें हैं आपकी क्या है, ये इस तरीके से रख के आपकी जोड़ी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आपकी रिबिट लगी है, ठीक है ना, तो ये आपकी रिबिट लगी है, ठीक है, ये आपकी रिबिट की सहायता से, ठीक है। लैप जोड़ ऐसा ही तो होता है, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। ये लैप जोड़ है, ठीक है, लैप जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है। यदि पिच क्या है, जो इनके बीच की जो मतलब एक रिबिट अपने यहाँ लगा रही, यदि यह प्लेट और इसी लंबाई में आगे या पीछे होती तो एक रिबिट को यहाँ लगती, ठीक है, फिर कुछ दूरी पे यहाँ लगती, फिर कुछ दूरी पे यहाँ लगती, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वही आपको कितनी दी गई है, पिच दी गई है 55 mm, ठीक है ना। हो तो प्लेटों की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब क्या क्या दिया सवाल, हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया, सबसे पहले क्या दिया गया है, प्लेट की मोटाई मैंने क्या बोला था आपको, मुख्य प्लेट की मोटाई T बराबर कितना दिया है, यह आपका दिया है 10 mm, ठीक है। और क्या दिया गया है, ये आपका क्या है, फाई है, ठीक है ना, नॉर्मल डायमीटर, इसने बोला नहीं है सकल डायमीटर, ठीक है ना। तो ये जो आपका है कितना है 18 mm, ठीक है ना, 18 mm, मैंने वहां mm नहीं लिखा है, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। फिर और क्या दिया गया है, पिच दिया गया है, ठीक, तो यहाँ पे पिच कितना दिया गया है 55 mm, ठीक है ना, पिच दिया गया है आपका 55 mm, ठीक है। तो अब जो बात आती है, सबसे पहला इसको मैं एक बार ये हटा ही देता हूँ, चलिए सब समझने के ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम सब क्या निकालेंगे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, आपका तनन में सबसे पहले क्या निकालते हैं, तनन सामर्थ्य, ठीक है ना, तनन सामर्थ्य, ठीक है। सामर्थ्य और प्रतिबल दोनों एक ही चीज है, बस खाली इनको अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से लिया जाता है, ठीक है। प्रतिबल मतलब क्या है कि आप उस पर लोड लगाए एक सीमा तक तो ही वह सहन करेगी, ठीक है, तो वह जो सीमा होती है वही उसकी सामर्थ्य होती है, ठीक है ना। उसके बारे में हम सब बात करेंगे, ठीक है। तो जो ये तनन प्रतिबल होता है इसको कहते हैं आप PT, ठीक है ना, इसको डिनोट करते हैं P माइनस D इंटू T इंटू FT, ठीक, यह इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें क्या दी गई है, पिच दी गई है, पिच कितनी दी गई है आपको 55 mm, तो यहाँ पे पिच की जगह पे आप रख देंगे 55, ठीक है, माइनस डी आपको पूरे सवाल में कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है। तो डी कैसे निकालते हैं, जो आपका डी निकालते हैं डी, तो जो डी का फॉर्मूला होता है यह जो आपका होता है ये कितना होता है 5 प्लस 1.5, ठीक है। और यह कब होता है 1 प्लस 1.5 कब होता है, जब रिबिट की जो डाया है, ठीक है ना, जब रिबिट की डाया जो है वो कितनी है 25 mm से कम है, ठीक है, 25 mm से आपको दिख रहा है यहाँ पे कम है, तो इसमें कितना लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो डी हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 1.5 mm, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ से डी प्राप्त होगी यहाँ आपकी प्राप्त होगी 19.5 mm, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डी की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, जो हमारी डी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 19.5 mm, ठीक है। हम यहाँ पे रख लेते हैं 19.5, ठीक है। डी कितनी दी गई है 10 mm मोटी दी गई है, ठीक है ना, 10 mm मोटी है। एफ की वैल्यू आपको यहाँ दी गई कितना 150 न्यूटन, ये सब बाद में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन प्रति स्क्वायर तो हमारे उत्तर आएगा वह न्यूटन में आएगा, ठीक है ना।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैं एक मिनट कैलकुलेटर ले लेता हूँ फिर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेटर ले आया हूँ। अब क्या करने वाले थे हम, इसकी कैलकुलेट या तो कह सकते हैं गणना करने वाले, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप निकाल लीजिए एक बार, आप सभी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए एक बार, ठीक है ना। और मैं चलिएगा मेरे जो गणना उसके बराबर आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है 55 माइनस 19.5, ठीक है, इंटू 10 इंटू 150, ठीक है। ये जो आपकी आई है वो कितनी आई है आपकी, ये आई है 5325 न्यूटन, ठीक है ना। ये आपकी आ गई त्वरण सामर्थ्य, ठीक है ना। अब क्या यह क्या है, सामर्थ्य मतलब बल है, ठीक है ना। बल हमेशा न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। फिर जो आपका अगला जो आता है वो है आपका आता है अगला स्टेप जो है, यहाँ से आप समझ गए ना कि ये जो आपकी पीटी है इसका फॉर्मूला किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, चला क्या है, आप पी एस निकाल सकते हैं तो पी भी निकाल सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये पी एस निकालूंगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पी एस बराबर होता है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है π/4, ठीक है, टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये क्या होता है आपका एफ एस, ठीक है। तो ये आपकी होती है पी एस का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। हमें सारी वैल्यू पता है, डी की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है, या पी एस की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 इंटू ये 19.5 का स्क्वायर इंटू ये आपका जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 90, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ रही है सबसे इसको निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका है π/4 π/4, ठीक है, इंटू 19.5 पावर 2 इंटू 90 इज इक्वल टू कितनी आई है, यह आ रही है 26878.28, ठीक है। तो इसको हम लगभग कर लेते हैं 26879, ठीक है ना, इसमें न्यूटन में, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, पी एस की वैल्यू आ गई। फिर अगला जो आपका है क्या बचा है, एफ बी बचा है, ठीक है। और इसको निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, फिर इसको निकालने के बाद हम देखेंगे कि वास्तव में जो हमारी प्लेट है उसकी सामर्थ्य कितनी है, ठीक है। तो अगला जो आपका जो फॉर्मूला आता है वह क्या है आपका, ये एफ बी इज इक्वल टू होता है, ये कितना होता है, ये होता है आपका डाया इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू अंगेर प्रतिबल, जो क्या है आपका एफ बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपके फॉर्मूले हैं, आप इनको ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो है क्या दी गई, डी की वैल्यू 19.5 इंटू थिकनेस कितनी दी गई है 10 दी गई है, और एफ बी की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 270, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आई है उसको आप सब गणना करिए, देखिए कितना आता है आपका 19.5 इंटू 10, ठीक है, इंटू 270 इज इक्वल टू 5265 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये हमारी मतलब जो प्लेट की किसमें सामर्थ्य है, त्वरण में सामर्थ्य, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए ध्यान से, फॉर्मूला में इसलिए फ्लैग से कर दिया ताकि आपको देखा जा सके। तो सबसे पहले जो बात आती है, हमें सवाल में क्या क्या दिया गया था, 10 mm मोटी प्लेट है, ठीक है ना। जो हमारी प्लेट की मोटाई है वो कितनी है 10 mm, तो हमने T = 10 रख लिया, ठीक है। फिर अगला बोला है 18 mm व्यास की, 18 mm व्यास की इस पर रिविट लगी गई है जिसकी सहायता से इसको जाम किया गया है इन दोनों को प्लेट को, ठीक है। और कौन सी हमारी प्लेटें हैं, जोड़ है वो क्या है आपका, ये लैप जोड़ है, ठीक है ना। लैप जोड़ में क्या होती है, प्लेटें आपको एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ी जाती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इनकी सामर्थ्य क्या कीजिए, जो प्लेट में जो रिविट लगी उसके पीछे जो है वो 18 mm वो 55 mm दी है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल में हमें 3 डाटा क्या दिया गया आपका, थिकनेस ऑफ प्लेट की मोटाई, ठीक, डायामीटर दिया गया है, ठीक है,
डायामीटर ये रिवेट की है, हमें सकल व्यास की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सकल व्यास क्या होता है, आपके प्लेट में जो आप होल करते हैं, छिद्र करते हैं ना, वो आपकी सकल व्यास होती है, ठीक है। पिच आपको दी गई है 55, ठीक है। हमें 3 चीज़ें दी गई, सबसे पहले हम तनन सामर्थ्य निकालेंगे, इसके बाद अपरूपण सामर्थ्य निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आपका धारण सामर्थ्य निकालेंगे। इन सामर्थ्य को निकालने का हम यह वो क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि इसकी सामर्थ्य सबसे कम किसमें आ रही, सबसे कम जिसमें आ रही, अर्थात क्या कहने का मतलब है कि प्लेट जिसमें सबसे कम सामर्थ्य आ रही है उसमें ही सबसे पहले फेल करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप ये 53 है, इसमें 26 है, इसमें 52 है, तो सबसे कम तो हमें यही वाला दिख रहा है, ठीक। मतलब क्या है, यदि जो हमारी प्लेट है उस पर 26,879 न्यूटन का बल आता है तो आप फेल कर जाएगी। इस लोड पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन करने की, अभिकल्पन करने की, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, इसकी प्लेट की अधिकतम सामर्थ्य होगी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में एकदम अच्छी तरीके से आ चुका होगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ जिनको आपको लगाना है और आपको उत्तर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी के ये सवाल हैं, ठीक है ना, जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन सवालों के बारे में सबसे पहले मैं कुछ आपको बता दूं, ठीक है ना। सबसे पहला ये सवाल मैंने अभी आपको बताया था, इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ठीक। और फिर ये जो आपका दूसरा सवाल है, इसमें क्या दिया गया है, एक एकल प्लेट लैप जोड़ में 16 mm तथा 20 mm मोटाई की प्लेटें 24 mm व्यास के रिपों द्वारा जोड़ी गई हैं। यदि रिवेट पिच 75 mm है तो प्लेट की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया गया है, 16 mm तथा 20 mm की प्लेटें लगी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी प्लेट फेल करेगी, आप एक बार सच बताइए। 16 mm की प्लेट फेल तो करेगी ना, क्योंकि इसकी मोटाई कम है और इसकी मोटाई जो है ज़्यादा है, तो जो टी की वैल्यू रखेंगे वो 16 ही रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिया गया है, 24 mm दी गई है, डाया दी है प्लेट की, आपको सकल व्यास निकालना, तो सकल व्यास इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका जो सकल व्यास हो जाएगा वो आपके यहाँ से हो जाएगा, सकल व्यास मतलब टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25.5 mm। ये आपकी सकल व्यास यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। और जो FT, FS, FB की वैल्यू होगी वो आप ये वाली रखेंगे, ठीक है ना। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक टंकी में प्लेट की जो मोटाई होती है, मान लीजिए क्या कह रहे हैं सवाल कि एक कोई पानी की टंकी बनी हुई है जिसमें जो प्लेटें लगी, जो चादर का बॉक्स बना हुआ, उस चादर की जो प्लेटें हैं उसकी जो मोटाई कितनी है वो दी गई है आपको 8 mm, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसे क्या कह सकते हैं, इसे 16 mm व्यास के रिवेट से एकल रिवेटदार लैप जोड़ द्वारा 55 mm पिच पर जोड़ा गया है, प्लेट की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सब कुछ इसमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसकी जो डाया दी गई है वो कितनी दी गई है आपको, यहाँ पे ये दी गई है 8 mm, ये तो आपकी डाया हो गई, 5 हो गई, ठीक। यहाँ जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9.5 mm, ठीक है। यहाँ से आपकी सकल व्यास आ जाएगी। पिच आपको दे रखी है कितनी, 55, ठीक है ना। अच्छा ये आपकी ये जो है डाया नहीं है, ये आपकी प्लेट की मोटाई है, ठीक है ना। सॉरी आपको ये यहाँ पे दी गई डाया जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 16 mm, ठीक है ना। तो इसका जो सकल व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17.5 mm। इसकी सकल व्यास हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये आपका टी है, टी कितनी दी गई है 8 mm, ठीक है ना। और इसमें टी कितना दिया गया है, ये आपकी टी है, ठीक है ना। और ये आपकी पिच है, ठीक है, ये आपकी पिच है। तो सारी बातें मैंने बता दी है, सिर्फ आपको क्या करना है, गणना करनी है और आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर का मैं इंतजार करूँगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, और पढ़ते रहना। धन्यवाद।